देखिए यहाँ आपकी पुष्प की संरचना है और पुष्प के जो नर भाग है उसे हम पुंकेसर कहते हैं और पुष्प का जो मादा भाग होता है उसे हम स्त्री केसर कहते हैं। ठीक है। और नर भाग यानी कि पुंकेसर, पुंकेसर का जो ये हिस्सा रहता है जो मैंने हरा किया हुआ है, यहाँ आपका होता है पराग कोश और इस पराग कोश में परागकण पाए जाते हैं। ठीक है। इस पराग कोश में क्या होते हैं? परागकण पाए जाते हैं और ये परागकण यदि वर्तिकाग्र तक पहुंचेंगे तो इस प्रक्रिया को ही हम परागन कहते हैं। ठीक है। तो परागकणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचने की प्रक्रिया को हम परागन कहते हैं। और यदि ये जो परागकण है उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचे तो इसे स्वपरागन कहते हैं और यदि अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचेंगे दूसरे पुष्प के तो उसे हम पर परागन कहते हैं। पर परागन को और अच्छे से समझने के लिए हम इन पुष्पों की सहायता से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए मान लिया जाए यहाँ एक पौधा है और इस पौधे में ये पुष्प लगा हुआ है। ध्यान दीजिएगा, पुष्प नहीं बोल रहा हूँ मैं, चूंकि पौधा बोल रहा हूँ। ये पौधा है और इस पौधे में ये कोई पुष्प है और बहुत सारे पुष्प रहते हैं। एक ये दूसरा पौधा है। ठीक है। ये दो पौधे अलग अलग है और दो पौधों के पुष्प है। यदि इस पुष्प के परागकोश से परागकण इसके वर्तिकाग्र तक आएंगे तो इस प्रक्रिया को हम पर परागन कहेंगे। ठीक है। यदि इस पुष्प के परागकोश से परागकण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचेंगे तो इस प्रक्रिया को हम पर परागन कहेंगे। पर ध्यान दीजिएगा ये दोनों पौधे अलग अलग है। मान लिया जाए ये दोनों पौधे एक ही होते और उसमें दोनों में पुष्प है तो इसके पुष्प के परागकण यहाँ से जो परागकोश है इससे परागकण यदि इसके वर्तिकाग्र तक पहुंचेंगे तो यहाँ प्रक्रिया आपकी पर परागन नहीं होगी, क्योंकि दोनों का पौधा क्या है? एक ही है। पर यदि दोनों का पौधा अलग अलग है, दोनों का पौधा क्या है? अलग अलग है और इसके परागकोश से परागकण दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचेंगे तो इस प्रक्रिया को हम पर परागन कहेंगे। इसकी परिभाषा यहां से नोट कीजिएगा आप कि पुंकेसर के परागकोश से परागकणों का दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की प्रक्रिया को हम पर परागन कहते हैं। ठीक है। या फिर आप इसे शॉर्टकट में इतना भी लिख दीजिएगा तो चलेगा कि परागकणों का दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की प्रक्रिया को पर परागन कहते हैं। उदाहरण अंगूर, सेब और गेंदा। ठीक है। गेंदे के फूल में भी कौन सा परागन होता है? पर परागन होता है। देखिए अब देखते हैं पर परागन से लाभ। तो हमने देखा कि जो पर परागन है वो वहाँ अलग अलग पुष्प में होता है। ठीक है। तो इस कारण से इसमें जो बीज उत्पन्न होते हैं उनकी संख्या अधिक होती है और बीज का जो आकार है वहाँ भी ज्यादा होता है यानी कि बड़ा होता है। ठीक है। और इसके द्वारा जो पुष्प उत्पन्न होंगे वहाँ आकर्षक एवं गंध युक्त होंगे, उनमें से गंध भी आएगी और वो अच्छे लगेंगे देखने के लिए, देखने में। ठीक है। और नर तथा मादा अलग अलग समय पर परिपक्व होता है, यानी पुंकेसर और वर्तिकाग्र जो है अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं। और साथ ही साथ एक और इसका लाभ है कि यहाँ एक लिंगी एवं द्विलिंगी दोनों प्रकार के पुष्पों में हो सकता है। ठीक है। और जो स्वपरागन की एक हानि थी कि उसमें एक लिंगी पुष्प में वहाँ स्वपरागन की प्रक्रिया नहीं हो सकती। तो कौन कौन से लाभ है पर परागन के आपके? देखिए एक तो बीजों की संख्या अधिक रहेगी और जो बीज उत्पन्न होंगे वो आकार में भी बड़े होंगे, पुष्प आकर्षक एवं गंधयुक्त होगा, नर तथा मादा भाग अलग अलग समय पर परिपक्व होगा और एक लिंगी और द्विलिंगी दोनों प्रकार के पुष्पों में यहाँ प्रक्रिया हो सकती है। किसकी? पर परागन की। ठीक है। तो ये आप अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए पर परागन के लाभ का। अब देखिए पर परागन से हानि। देखिए पर परागन से हानि
चूंकि ये हमने देखा कि जो ये अलग अलग पुष्पों में होता है, इस कारण से इस पुष्प के परागकोश से परागकण इस पुष्प के वर्तिकाग्र पर आएंगे, यानी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर आएंगे। तो इसके लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होगी, और वो माध्यम जल भी हो सकता है, वायु हो सकती है, कीट हो सकते हैं, ठीक है। तो किसी न किसी माध्यम की तो आवश्यकता होगी, अपने आप तो ऑटोमेटिकली आएगा नहीं यहाँ पर, तो इसमें बाह्य माध्यम की आवश्यकता होती है। और जब परागकण यहाँ से दूसरे माध्यम के द्वारा जाएगा या वायु के द्वारा जाएगा, तो थोड़े बहुत जो परागकण है वो नीचे गिर जाएंगे, तो वो तो किसी काम का है ही नहीं। वर्तिकाग्र पर पहुंचेंगे तब जाके ही क्या कहलाएगा, पर परागण होगा, ठीक है। तो इसमें जो अधिक परागकणों की आवश्यकता भी होती है, तो दो हानि इसकी हो गई। इसमें बाह्य माध्यम की आवश्यकता होती है, इसमें अधिक परागकणों की आवश्यकता होती है, और साथ ही साथ इससे शुद्ध नस्ल के बीज उत्पन्न नहीं किए जा सकते, यानी कि इससे शुद्ध नस्ल के बीज प्राप्त कभी भी नहीं होते हैं, ठीक है। क्योंकि पर परागण होगा, कुछ न कुछ तो दूसरे पुष्प का थोड़ा बहुत तो गुण उसमें जाएगा, ठीक है। तो ये पर परागण की हानि है। बाह्य माध्यम की आवश्यकता और अधिक परागकणों की आवश्यकता होगी, और शुद्ध नस्ल के बीज प्राप्त नहीं होंगे। तो इस तरह से मैंने प्रयास किया आपको पर परागण समझाने का। अगले वीडियो में हमने पहले स्वपरागण के बारे में पढ़ लिया था। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा तो और अच्छे समझने के लिए आप प्ले लिस्ट में जाकर उन्हें अच्छे से देखें और समझें।